गुड मॉर्निंग क्लास 12। लास्ट वीडियो जो आपका था उसमें मैंने आप लोगों को जो मैंने थर्ड पीडीएफ भेजी थी उसके सारे पॉइंट्स कवर कर दिए थे। अभी जो मैंने कल परसों में आपको फोर्थ पीडीएफ भेजी है वही लगभग आपकी लास्ट पीडीएफ है। शायद एक आध पॉइंट और बचे होंगे, तो वो ऐसे ही आपको पीडीएफ नहीं सेंड करेंगे, ऐसे ही फ़ोटो लिखकर फ़ोटो खींच के सेंड कर देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं डेटा नहीं बचा है। मुश्किल से 2-3 पॉइंट बचे होंगे। एक टेलनेट करके शायद पॉइंट है, वो बताना है, वो शायद कोर्स का पार्ट है या नहीं, वो मैं चेक कर लूँगा। तो उसके बाद वो एक पॉइंट छूट रहा है जो मुझे याद ध्यान है, तो वो पॉइंट आपको वैसे ही भेज देंगे टाइप करके, या थोड़ा सा एक ही पॉइंट है। तो बाकी ये जो आपकी फोर्थ पीडीएफ है, इसके सारे पॉइंट कवर होने के बाद आपका ये चैप्टर जो है, ये वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में और एक बार एक्सप्लेन करना है। मैक्सिमम पॉइंट हैं जो आप लोगों ने पहले सुने हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए थोड़े से नए हैं, लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट आपको थोड़े बहुत आपको पता है, पहले से नाम आपने सुन रखे हैं, तो उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। बाकी जो थ्योरी तो उसमें लिखी हुई है, बस उसी को एक बार हम वर्बली अपने तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा, ये आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुना था, HTTPS। HTTPS मतलब है, जो HTTP आप लोग जो पहले बताया गया HTTP के बारे में, तो ये वही HTTP है, बस थोड़ा सा ये समझो उसका एडवांस होता है। HTTPS से मतलब ये होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। यहाँ S का मतलब सिक्योर्ड से, कि वो वही प्रोटोकॉल वही है, बस उसी का एक एडवांस वर्जन है। ये प्रोटोकॉल सिक्योर्ड वर्जन ऑफ HTTP। तो यहाँ पर HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ठीक है, तो सिक्योर्ड वर्जन ऑफ HTTP नाम से ही पता चल रहा होगा, मतलब यहाँ पर जो डेटा सेंड HTTP प्रोटोकॉल का काम जो होता है, वो डेटा सेंडिंग और रिसीविंग में वो बहुत हेल्पफुल होती है इंटरनेट पे। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस पर HTTP या HTTPS लिख कर आता है। आज के टाइम पर HTTPS बाय डिफॉल्ट होता है, पहले तो लिखना भी पड़ता था। जब स्टार्टिंग में इंटरनेट यूज़ होना शुरू हुआ था 95 के बाद से, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें शुरू में टाइप करना पड़ता था, बाद में वो अपने आप से होने लगा। बाद में तो आपको www लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे google.com टाइप करेंगे, डायरेक्टली वो गूगल को ओपन कर देता था। लेकिन वो वाला टाइम भी मैंने देखा है जब www और उसके बाद google.com या rediffmail.com टाइप करना पड़ता था। उसी का ही HTTP जो प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे ये वेब पेजेस रन करते हैं, तो सेम वही हमारा ये HTTPS है, कि वो ये भी वेब पेजेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, कॉल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बस एक फ़ायदा ये है कि ये यहाँ पर जो डेटा सेंड या रिसीव होता है, मतलब जो भी हमको पेजेस रिसीव हो रहे हैं, जो हमारे उस पर डिस्प्ले हो रहे हैं, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है कि समझो, मतलब ये कोडेड फॉर्म में है। इनक्रिप्शन का मतलब यहाँ पर ये कोडेड फॉर्म में है कि सिक्योरिटी लेवल हाई इसी से होता है कि वो कोडेड फॉर्म में होते हैं, उनको बीच में कोई उसको डिकोड नहीं कर सकता। उनको मतलब बीच की और कोई किसी चैनल पर अगर वो कहीं पर भी रुकते हैं तो वहाँ के उस पर उसका मतलब समझ में नहीं आएगा। तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब कोडेड फॉर्म समझ लो। इनक्रिप्शन क्या होता है ये अगर आगे आएगा तो बताएंगे। वैसे इनक्रिप्शन पूरा क्रिप्टोग्राफी पूरा एक पार्ट होता है। बीटेक में या MCA में क्रिप्टोग्राफी एक पूरा पेपर होता है जहाँ पर हैकिंग के बारे में बताया जाता है और इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में बताया जाता है कि जो डेटा सेंड हो रहा है उसको इनक्रिप्ट करना क्यों ज़रूरी होता है, जिससे कि बीच में कोई उस डेटा को कैप्चर ना कर सके, कैप्चर कर भी ले तो उसका मतलब ना समझ। ठीक है, तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा सेंड होता है। उसका मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनक्रिप्शन जान लो कि कोडेड फॉर्म में होता है। ये इनक्रिप्शन का मतलब कोडेड फॉर्म में वो डेटा सेंड होता है, रिसीव होता है। ठीक है, तो इसलिए ये HTTPS जो होता है ये HTTP से ज़्यादा अच्छा, मतलब एडवांस वर्जन तो है ही और सिक्योर्ड है। उसका नाम ही ऐसे है कि HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, तो उससे कहीं ज़्यादा सिक्योर्ड और कहीं ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और उसी का एक समझ लो, ये समझ लो उसी का एक एडवांस वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंडिया IT एक्ट। ठीक है, देखो इंडिया IT एक्ट को एक नाम और दिया जाता है, ये ITA 2000, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। हुआ क्या था कि जब इंटरनेट धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ, भाई आप लोगों को इंटरनेट से बहुत बार इंटरनेट तो बहुत इंडिया में बहुत टाइम से चल रहा है, तो आप लोग जब बड़े हुए तब इंटरनेट से जुड़े हो, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आई। लेकिन जब 95 से इंडिया में इंटरनेट यूज़ होना शुरू हुआ, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर दी उसने, तो ईयर 2000, भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से बना हुआ है कि उसमें किसी भी तरह का, उस समय जब इंटरनेट था ही नहीं तो इंटरनेट से रिलेटेड कोई क्राइम के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं था। जब इंटरनेट यूज़ होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे कहीं कहीं पे छोटी मोटी इंटरनेट से रिलेटेड क्राइम की घटनाएं भी सामने आने लगी।
तब गवर्नमेंट को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि अगर हम भाई पहले जब कोई लॉ ही नहीं होगा, अगर किसी भी कोई मान लो क्राइम करता है तो क्राइम वो तब माना जाता है कि जब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो चीज़ गलत हो। भाई ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ होती हैं और दूसरी कंट्री में वो क्राइम है। जैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर, हम लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कहीं कोई सभी लोग यूज़ करते हैं, नेट से डाउनलोड करके सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में वो उतना बड़ा क्राइम नहीं है, ठीक है। लेकिन अदर कंट्रीज़ में, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में अगर कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करता है तो वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ क्राइम नहीं है और उनके यहाँ क्राइम है, या जो उनके यहाँ क्राइम नहीं है हमारे यहाँ क्राइम है, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से हमारे जो संविधान था उसमें इस साइबर क्राइम से रिलेटेड या इंटरनेट का यूज़ करते हुए अगर कोई फ्रॉड करता है या किसी तरह की धोखाधड़ी करता है तो इस तरह का उसमें कोई लॉ नहीं था, ठीक है। तो जब उस तरह के छोटे मोटे केसेस सामने आने लगे तो गवर्नमेंट को लगा कि कम से कम ऐसे कुछ लॉज बनाने ज़रूरी हैं जिससे कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, जो किसी का पैसा अकाउंट से चोरी कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको रोकने के लिए इस तरह के एक्ट बनाना ज़रूरी है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और उसमें ITA 2000 इंक्लूड किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। हालांकि अब तो उसमें बहुत सारे हो गए, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बन गए, लेकिन तब सिर्फ एक सिंगल एक्ट था। तो उसमें ये मेन इसका पर्पज़ यही था कि जो कोई भी मतलब इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो उसको लाने का पर्पज़ मेन यही था कि किसी भी तरह के इंटरनेट से रिलेटेड क्राइम, किसी तरह का साइबर क्राइम, किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ हो तो उसको रोकने के लिए कोई हमारे पास लॉ हो। क्योंकि अगर हम किसी को पनिश करते हैं, किसी को सजा देते हैं तो उसके लिए उसके ऊपर हमें कोई ना कोई धाराएं लगानी पड़ती हैं, इसको एक्ट बोलते हैं। तो किसी न किसी धारा के अंतर्गत ही किसी के ऊपर हम कोई जुर्म साबित कर सकते हैं और उसको सजा दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई मतलब उस टाइम पे, मतलब 2000 से पहले अगर कोई किसी तरह का साइबर फ्रॉड करता था या किसी तरह के पैसे चोरी कर, मतलब इंटरनेट का यूज़ करते हुए या इस तरह का कोई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कोई क्राइम करने की कोशिश करता था तो उसकी उस समय पे कोई लॉ थे ही नहीं कि उसको हम किसी भी तरीके से सज़ा दे सकें। लेकिन जब से ये IT एक्ट 2000 बना उसके बाद से इन चीज़ों में ऐसा नहीं कि कमी आए, उसके बाद ये क्राइम और बढ़ते ही चले गए क्योंकि इंटरनेट तब और फैलता चला गया। लेकिन अब हमारे पास एक लॉ है जिसके जरिए हम किसी को भी सज़ा दिलवा सकते हैं। हालांकि वो एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन बहुत बार जब पकड़े जाते हैं तो लोगों को सज़ा होती है। आप क्राइम पेट्रोल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी दिखाते हैं कि लोग दूसरे की ID से कुछ मैसेज करते हैं, ये सब कुछ इसी लॉ के अंदर आता है। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया करते हुए कोई भी अगर क्राइम किया जा रहा है तो वो हमारा इसी एक्ट के अंडर में आता है, इस एक्ट के तहत उसको हम सज़ा दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अब इसके तरह के बहुत सारे, इसके अंदर भी बहुत सारे एक्ट बन गए हैं अलग अलग उसके लिए। इंटरनेट के थ्रू है तो वो अलग है, अगर ईमेल ID का यूज़ करते हुए कुछ करते हैं तो वो अलग है, ATM कार्ड से पैसे चोरी होते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग रूल है। अब तो पूरी साइबर सेल बन चुकी है, ऐसे बड़े शहरों में तो साइबर सेल है जहाँ पर आप इस तरह की कंप्लेन कर सकते थे। लेकिन ऐसा होते मतलब बहुत साल निकल गए तब जाकर इस तरह हो पाया। हालांकि इस बीच में बहुत सारे आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि किसी के अकाउंट से इतने पैसे चोरी, किसी के अकाउंट से इतने पैसे चोरी हो गए। तो ये सब कुछ चल तो बहुत सालों से रहा है, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि अब यूज़ ज़्यादा हो गया है तो उसके हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं तो अपने नुकसान भी हैं। इंटरनेट का अगर एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि हम उस पर सिक्योर नहीं हैं। भाई इंटरनेट पे अगर आपने अपना अकाउंट किसी भी तरह का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो वो आपका अकाउंट किसी भी तरीके से सेफ़ नहीं है। वो आप एक बार इंटरनेट से आपने अपने अकाउंट को लिंक कर दिया तो उसकी सेफ्टी की गारंटी कोई नहीं ले सकता। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अकाउंट हैक हो जाते हैं तो जनरल पब्लिक की तो कोई सुनवाई ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केस हुए। एक IAS ऑफिसर, बहुत साल पहले की बात है, एक IAS ऑफिसर के अकाउंट से बहुत सारा पैसा निकल गया था। तो फिर भाई वो IAS ऑफिसर थे तो छानबीन शुरू हुई तो फिर उसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए। फिर और उन लड़कों ने जिन लोगों से के पैसे चुराए थे उसमें से कईयों ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। भाई किसी के अकाउंट से बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट निकल जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, जबकि उसकी वो रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकता है। उस समय वो सब था भी नहीं इस तरह की चीज़ें। आज के भी टाइम उतनी नहीं है, आज भी उतना आसान नहीं है कि अगर आपके अकाउंट से पैसे चोरी हो जाए तो आप उसको रिकवर करा पाएँ। वो पैसे कहाँ चले गए, आज तक वो उसकी रिकवरी हो पाना एक समझो इम्पॉसिबल के बारे है। क्योंकि यहाँ से अगर कोई चोरी करेगा तो चलो एक बार शायद पकड़ भी लें, लेकिन अब ये सब तो कहीं से भी हो जाता है। किसी और दूसरी कंट्री से ही अगर किसी ने अकाउंट हैक करके पैसे निकाल लिए तो कोई पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, ठीक है। तो फिर भी वो तो एक अलग पार्ट है कि भाई
क्राइम को रोक पाना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक मतलब ईयर 2000 में एक एक्ट बनाया गया, जो कि एक एक्ट मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट किया गया और एक IT से रिलेटेड एक्ट बनाया गया पहली बार, क्योंकि उससे पहले इस तरह का कोई एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्राइम को हैंडल करने में यूज़ होता था। ठीक है, देखो नेक्स्ट है साइबर लॉ। ये सब चीज़ें ये सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक है, ये तीनों पॉइंट जो है ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं सारे कुछ अलग नहीं है, चलो अलग है ये तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं। साइबर लॉ का मतलब ये कि इसी तरह के जो लॉज जो बन रहे हैं उन्हीं को साइबर लॉ कहते हैं। इसका अपना कोर्स भी होता है, साइबर लॉ का अपना एक अलग कोर्स होता है, उसके मतलब उससे जो साइबर लॉ से LLB लोग करते हैं या साइबर लॉ से डिग्री लेते हैं वो इस तरह के केसेस को भी डील करते हैं। कंपनीज, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरह की चीज़ों के साथ काम करती हैं, तो वो लोग इस सब चीज़ों में रखते हैं। भाई बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनीज, उसमें अपना एक खुद का लॉ लीगल डिपार्टमेंट होता है, लीगल डिपार्टमेंट में वकील लोग रखे जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में भी उसमें से साइबर लॉ ऐसे भी वकील, ऐसे भी लोग रखा जाते हैं जो साइबर लॉ में जिन्होंने डिग्री ले रखी है। उनको पता होगा ना कि कल को मान लो कंपनी के साथ कोई फ्रॉड हुआ इस तरह का, या कंपनी के किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ हुआ, कुछ भी किसी भी तरह की चीज़ हुई, तो वो दूसरी कंपनी पे या किसी भी इंसान के ऊपर उस पर मुकदमा करवा सकते हैं या उसके ऊपर उस केस को लड़ सकते हैं। तो ये साइबर लॉ भी अब ये IT एक्ट इसी साइबर लॉ के अंडर में आता है कि किसी भी तरह के साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर लॉ का यूज़ किया जाता है। अब तो पहले तो एक एक्ट था, अब तो बहुत सारे उसमें बन गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो गई हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके से उसको डील किया जाता है। पहले सिर्फ एक सिंगल लॉ हुआ करता था, लेकिन अब उसमें और कई सारे उसके पॉइंट्स क्रिएट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये ITA जो है यही आपका साइबर लॉ है, IT एक्ट इंडिया जो है, और इसके तरीके के बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी तरह का मेंटल हैरेसमेंट भी, अगर कोई किसी के अकाउंट फेसबुक का यूज़ करके किसी को मैसेज करता है, परेशान करता है, या जो लोग ट्रोल करते हैं, तो उसमें भी वो लोग उस पर एक्शन ले सकते हैं साइबर लॉज के थ्रू। जिनको मान लो जैसे बहुत बार होता है ना, सुनने में आया कि फला एक्ट्रेस को या फला एक्टर को ट्रोल किया गया, तो वो भी एक्शन ले सकते हैं कि हमको इंटरनेट पे इस तरह से हमारे साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो ये सारे लॉज उसी के लिए बनाए गए। साइबर क्राइम क्या होता है, पहले मैंने बताया कि इंटरनेट का यूज़ करते हुए कोई भी क्राइम, इंटरनेट का यूज़ करते हुए किसी भी तरह का अगर आप गलत व्यवहार करते हैं तो वो सब हमारा साइबर क्राइम के अंडर में आता है। किसी को मैसेज करके परेशान करना भी हमारा साइबर क्राइम के अंडर में आता है, और भी उसमें आ जाता है। किसी के पर्सनल स्पेस में जाना भी वो भी एक क्राइम होता है, उसका एक और भी धाराएं उस पर लग जाती हैं, लेकिन वो साइबर क्राइम के अंडर में भी आता है। और किसी के अकाउंट से किसी का अकाउंट यूज़ करना, किसी का फेक अकाउंट क्रिएट करना, इसमें बहुत सारे क्राइम हैं। ठीक है, फेक अकाउंट क्रिएट करना, किसी की इजाज़त के बिना उसकी फ़ोटो पे कमेंट करना तो खैर एक अलग बात है, क्योंकि वो भाई अगर मान लो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे फ़ोटो डाली गई है तो उस पर ओपन वो है कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिसे आपकी कोई फ़ोटो है और किसी ने उसको डाल दिया और आपको नहीं वो चीज़ अच्छी लगी, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मेनली तो मैटर पैसे का ही है। साइबर क्राइम में सबसे बड़ा तो पैसे वाला मैटर ही आता है कि जो अकाउंट हैक हो जाता है, उससे पैसे निकल जाते हैं, या फिर डेटा चोरी हो जाता है। बहुत बार डेटा भी चोरी होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से सुनने में आता है कि बहुत सारा डेटा उनका चोरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसी साइबर क्राइम के अंडर में आती हैं। मैंने पहले बताया कि तीनों पॉइंट इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। अगर साइबर क्राइम होगा तो साइबर लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। साइबर लॉ, ये IT एक्ट जो होता है ये अपने आप में एक साइबर लॉ, ये भी एक साइबर लॉ के अंदर आता है। उसका एक एक्ट है जिसके अंदर इस तरह के क्राइम से डील किया जाता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो भी चीज़ें होंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, इंटरनेट का यूज़ करते हुए, या उससे रिलेटेड चीज़ों का यूज़ करते हुए कुछ भी इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो सब कुछ हमारी साइबर क्राइम में आएंगी। और उन सारे साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमें साइबर लॉज की ज़रूरत पड़ेगी।